पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं हम चैप्टर नंबर 4 का। चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स इन मैटर, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनामिक बाय ग्रिफिथ का। हमने लास्ट टाइम एक रिलेशन देखा था, ये रिलेशन जिसमें हमने बेसिकली इसको स्टार्ट जब हमने किया था तो हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डायपोल के लिए, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल के लिए हमने इस रिलेशन को देखा था। एंड देन फाइनली हम इस रिजल्ट पे पहुंचे थे और हमने ये देखा था कि आपके पास पोटेंशियल ड्यू टू अ पोलराइज ऑब्जेक्ट वो आपके पास सेम होता है, जो कि पोटेंशियल अगर किसी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी माइनस डेल डॉट पी और प्लस द सरफेस चार्ज डेंसिटी पी डॉट एन हेड की वजह से जो पोटेंशियल होता है। तो यहाँ हमने बाउंड चार्जेस के बारे में पढ़ा था। हम बाउंड चार्ज की फिजिकल इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। हमने ये देखा था कि आपके पास पोलराइज ऑब्जेक्ट की वजह से जो फील्ड है वो आइडेंटिकल है टू द फील्ड जो कि प्रोड्यूस हो बाय सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाउंड चार्जेस, जैसे सिग्मा बी एंड रो बी। तो आपके पास फिज़िकल मीनिंग अगर हम देखें, क्योंकि हमने मैथमेटिकली डिस्क्रिप्शन ही देखा था, इसमें अगर आप देखें तो आपके पास इसके रो बी और सिग्मा बी जो है वो आपके पास जेन्युइन अकोमोडेशन ऑफ चार्जेस, मतलब ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ये आपके पास परफेक्टली जेन्युइन अकोमोडेशन ऑफ चार्जेस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो अब हम इस सेक्शन के अंदर ये देखेंगे कि आपके पास कैसे पोलराइजेशन जो है उस वो आपको अकोमोडेशन ऑफ चार्जेस, मतलब चार्जेस अकोमोलेट करता है, किस तरीके से पोलराइजेशन। तो बेसिक आइडिया जो है वो आपके पास ये है कि लेट्स सपोज आपके पास बहुत सारे डायपोल हैं जो लाइन अप हुए हुए हैं और इस तरीके से ये लाइन अप हुए हुए हैं कि एक डायपोल का हेड जो है वो दूसरे डायपोल की टेल के साथ ज्वाइन कर रहा है और वो एक दूसरे के आपस में जो इस तरह से पेयर्स हो रहे हैं कि वो अपोजिट एंड्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। और ये ऐसे लग रहा है कि एट द एंड ये जैसे आपके पास बहुत सारे डायपोल लाइन अप हुए हुए हैं और एट द एंड आपके पास जस्ट दो चार्जेस रह गए हैं, एक एक्सट्रीम लेफ्ट का और एक एक्सट्रीम राइट का, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो आपके पास जो हम ये कहेंगे कि द नेट चार्ज एट द एंड, तो वो आपके पास जो है वो ये है, ठीक है। एट द एंड बाउंड चार्ज टू रिमाइंड आवरसेल्फ दैट इट कैन नॉट बी रिमूव्ड इन अ डाइलेक्ट्रिक एवरी इलेक्ट्रॉन इज अटैच्ड टू अ स्पेसिफिक एटम और मॉलिक्यूल। तो आपके पास जो बाउंड चार्ज होता है उसको आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसा चार्ज जो कि जिसको आप रिमूव नहीं कर सकते, जैसे डाइलेक्ट्रिक के अंदर हर इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पेसिफिक एटम या मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है। और इसके अलावा बाउंड चार्ज का इसके अलावा कोई और ये नहीं है कि कोई बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ज होते हैं या वो कुछ और बाकी चार्जेस से उसमें कुछ डिफरेंस होता है। बेसिकली आपके पास जो है वो ऐसा बाउंड चार्ज वो चार्जेस होते हैं जो कि रिमूव नहीं हो सकते और वो एक एटम या मॉलिक्यूल के साथ एक डाइलेक्ट्रिक के अंदर अटैच होते हैं इस तरह से। तो अगर हम अमाउंट ऑफ बाउंड चार्ज जो किसी पोलराइजेशन की वजह से अकोमुलेट हुआ है वो अगर हम लोग फाइंड करना चाहें तो इन्होंने आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक जो है वो देखा, ठीक है। ये एक डाइलेक्ट्रिक इन्होंने इमेजिन किया और इसका जो एक्सिस है डाइलेक्ट्रिक का ये पैरेलल है टू द पोलराइजेशन डायरेक्शन। तो अब आप इन्होंने यहाँ पे अगर आप छोटे छोटे इसको चंक के अंदर डिवाइड कर लें और हर चंक के लिए जो आपके पास डायपोल मोमेंट है, जैसे इन्होंने यहाँ पे फिगर के अंदर यहाँ पे शो किया हुआ है 4.12 के अंदर एक इस ट्यूब टाइप मटेरियल का इन्होंने एक छोटा सा पीस लिया जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और जिसकी जो लेंथ है या विड्थ जो है वो आपके पास डी है। तो इन्होंने कहा कि बेसिकली ये आपके पास एक डायपोल को शो कर रहे हैं। देखिए जैसे एक एंड पे नेगेटिव चार्ज है, एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज है। तो द डायपोल मोमेंट ऑफ अ टाइनी चंक शोन फिगर दिस, और आपको पता है कि आपके पास वैसे जो पोलराइजेशन होती है वो होता है डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपके पास कैपिटल पी जो होता है वो होता है डायपोल मोमेंट स्मॉल पी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो अगर आप डायपोल मोमेंट फाइंड करना चाहते हैं तो पोलराइजेशन को आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो स्मॉल चंक है इसका जो वॉल्यूम है वो ए इंटू डी है और इस मटेरियल की जो पोलराइजेशन है वो कैपिटल पी है। तो आपके पास जो है वो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, पी इंटू ए डी, एरिया क्रॉस सेक्शन है, डी लेंथ है इस चंक की। इन टर्म ऑफ अ चार्ज क्यू एट द एंड दिस डायपोल मोमेंट कैन बी रिटन एज क्यू डी। और अगर आप इसको चार्ज की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो बेसिकली आपके पास जो है वो आप इसको क्यू डी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे आपके पास डायपोल मोमेंट को आप लिखते हैं। तो आपके पास जो इसमें आपके पास अगर आप उस क्यू डी और इस दोनों इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करें तो हमारे पास क्यू किसके बराबर होगा, पी ए के बराबर होगा। द बाउंड्स आर डेट पाइलअप्स एट द राइट एंड ऑफ द ट्यूब इज देयरफॉर दिस। तो मतलब जो चार्ज आपके पास सपोज ये आपके पास है
एक चंक है, इसमें आपके पास पॉजिटिव चार्जेस साइड पे है, नेगेटिव चार्जेस साइड पे, और एक ये डायपोल मोमेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो चार्ज क्यू जो है वो आपके पास पी ए के बराबर है ना। If the ends have been slide off perpendicularly, the charge density is this। तो आपके पास जो है वो इस तरीके से अगर आप इन्हें स्लाइस करते रहें तो आपके पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो चार्ज पर यूनिट एरिया आपके पास हो जाएगी। तो यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ आपके पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो आपके पास क्यू ओवर ए के बराबर है। तो क्यू ओवर ए जो है आपके पास यहाँ पे पोलराइजेशन के बराबर आ रहा है। तो अगर आपके पास ऑब्लिक कट हो, मतलब अगर आप ये तो आपने परपेंडिकुलरली काट किया ना, ये आपका एक्सेस था और इसके परपेंडिकुलरली आपने ऐसे कट किया। अगर आप इसे ऑब्लिक मतलब किसी एंगल सर्टेन एंगल के ऊपर कट करते हैं जैसे इसमें है, तो इस केस में आपके पास चार्ज क्या होगा। इसमें अगर आप देखें तो आपके पास एरिया क्रॉस सेक्शन तो ये है, और ये आपके पास नॉर्मल वेक्टर है टू दिस सरफेस, और ये पोलराइजेशन की डायरेक्शन है, इनके दरम्यान में एंगल थीटा है। और ये जो सरफेस है इसका जो एरिया है इसको मैं ए एंड कह दिया। तो अगर आप देखें ए एंड कॉज ऑफ थीटा किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बेसिकली आपके पास अगर ये पूरी चीज़ जो है वो आपके पास ए एंड है, ये पूरा जो एरिया है, तो अगर आप इसका कॉज ऑफ थीटा वाला कंपोनेंट लें तो बेसिकली वो इसके ही बराबर होगा। ठीक है। तो आपके पास जो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, क्योंकि ये वाली जो लाइन है इसका इसके साथ एंगल होगा थीटा। ठीक है। तो आपके पास इसका जो ए एरिया है वो बराबर होगा ए एन कॉज ऑफ थीटा के। तो फिर आपके पास इस सरफेस के ऊपर जो बाउंड चार्ज होगा वो क्यू ओवर ए एन, और आपके पास ए एंड इस केस में आपके पास किसके बराबर है, ए ओवर कॉस थीटा। ए नीचे ले जाए, कॉस थीटा ऊपर ले जाएँ, क्यू ओवर ए आपके पास पी के बराबर है, तो ये पी कॉस थीटा। तो यहाँ फिर से पी डॉट एन हैट भी कह सकते हैं क्योंकि वो भी पी कॉस थीटा के बराबर होगा। तो इट्स मीन कि आपके पास पोलराइजेशन का क्या इफेक्ट है, तो इज़ टू पेंट अ पॉइंट। मतलब पोलराइजेशन बेसिकली आपके पास जो है ना वो सरफेस की, जैसे यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि आपके पास अगर बहुत सारे डायपोल मोमेंट लाइन अप हुए हुए हैं और एट द एंड आपके पास ऐसे ही है जिस तरीके से सिर्फ दो चार्जेस हैं, एक एक्सट्रीम लेफ्ट पे, एक एक्सट्रीम राइट के ऊपर। और इसी तरीके से पोलराइजेशन भी यही करती है कि जब आपके पास एक मटीरियल पोलराइज होता है तो वो बिल्कुल ऐसे ही बिहेव कर रहा होता है जैसे उसके दो एंड्स के ऊपर जो है वो चार्जेस अक्यूमुलेट हुए हैं, और वो आपके पास इफेक्ट पोलराइजेशन की वजह से है। तो द इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन क्या है, इज़ टू पेंट अ बाउंड चार्ज, कि वो आपके पास एक समझ के यहाँ पे आपको बाउंड चार्ज इस एंड पे पेंट कर देता है जो कि बराबर होता है पी डॉट एन हेड के ओवर द सरफेस ऑफ द मटेरियल। और ये दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी फाउंड। मतलब जो भी आपके पास इस भी डायरेक्शन में आप ले रहे हैं, आप इस तरफ सरफेस पे ले रहे हैं, आप इस तरफ ले रहे हैं, तो वो बेसिकली आपके पास जो है, अगर तो आपकी पोलराइजेशन की डायरेक्शन ये है और आप ये वाली जो सरफेस है इस सरफेस के अबाउट अगर आप सिग्मा बी कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास नॉर्मल और पोलराइजेशन के दरमियान में एंगल क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो जब एंगल ज़ीरो हो जाएगा तो बाउंड चार्ज क्या हो जाएगा, सरफेस बाउंड चार्ज ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन अगर आप इन वाले एंड्स के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे नॉर्मल और पोलराइजेशन की डायरेक्शन सेम होगी, तो इसमें आपके पास इस एंड पे बाउंड चार्जेस ज़ीरो, सरफेस बाउंड चार्जेस ज़ीरो नहीं होंगे बल्कि उनकी कोई वैल्यू होगी। तो यही बेसिकली आपके पास मीनिंग है। जैसे मैंने कहा कि जैसे हमने 4.2.1 में हम सेक्शन के अंदर हमने जो की फाइनल रिज़ल्ट जब निकाला 4.13 जो हमारा रिज़ल्ट था, बाउंड चार्जेस जब हमें यहाँ से मिले तो बेसिकली वो इस रीज़न की वजह से हमारे पास आ रहे थे। फिर उसके बाद बट नाउ वी नो वेयर द, पहले हमें मैथमेटिकली जब हम कर रहे थे तब हमें नहीं पता था कि बाउंड चार्जेस कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन अब हमें पता चल गया कि ये पोलराइजेशन की वजह से आ रहे हैं। अगर तो पोलराइजेशन नॉन यूनिफॉर्म हो तो हमारे पास जो बाउंड चार्जेस होते हैं, यहाँ पे तो हमने सिर्फ एंड पे देखे थे ना, मटेरियल्स के एंड के ऊपर जो है वो सरफेस के ऊपर जो है वो जस्ट बाउंड चार्जेस अक्यूमुलेट हुए थे। लेकिन अगर आपके पास पोलराइजेशन नॉन यूनिफॉर्म हो तो बाउंड चार्जेस जो है वो मिड इन द मटीरियल और एज वेल एज ऑन द सरफेस भी अक्यूमुलेट हो जाते हैं। जैसे उन्होंने फिगर 4.14 के अंदर कुछ दिखाने की कोशिश की है। इसके अंदर आपके पास ये है कि जो डाइवर्जेंस है पी की रिज़ल्ट इन अ पाइल अप ऑफ अ नेगेटिव चार्ज। मतलब जब आप पी की डाइवर्जेंस जो है वो कैलकुलेट करते हैं तो ये आपके पास आपको कोई नेगेटिव चार्ज मिल रहा है। जैसे यहाँ पे एक सेंटर में कोई नेगेटिव चार्ज अक्यूमुलेट है और ये आपके पास आउटसाइड ये वेक्टर्स हैं जो कि आपके पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ उनकी डायरेक्शन है। तो इंडीड आप ये कहेंगे कि जो नेट बाउंड चार्ज है वो रो बी डॉट इंटू डी टॉ की इंटीग्रेशन करें। अगर आप रो बी आपके पास जो है वो बाउंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है और डी टॉ वॉल्यूम है, ये इन अ गिवन वॉल्यूम इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द अमाउंट दैट हैज़ बीन पुश्ड आउट थ्रू द सरफेस।
ठीक है। मतलब अगर आपके पास नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन है तो जैसे ये जो चार्ज जो है जो सरफेस से जो आउट मतलब थ्रू द सरफेस जो है उससे हमने आउटवर्ड पुश हो रहा है, उतना ही नेगेटिव चार्ज जो है वो अंदर भी इसके मौजूद है। तो आप जब रो बी डी टॉ कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास ये इक्वल एंड ऑपोजिट टू द बाउंड चार्ज दैट हैज़ बीन पुश थ्रू द सरफेस। तो द लेटर बाय द सेम रीजन वी यूज बिफोर इज पी डॉट एन हैज़ पर यूनिट वॉल्यूम। पी डॉट एन हैड जो है वो अब यहाँ पे अगेन ये देखें, यहाँ पे इन्होंने आपको क्या बताया कि जो सरफेस की तरफ जो चार्ज पुश हुआ है उसके इक्वल एंड ऑपोजिट जो है वो चार्ज जो है वो आपके पास जो है वो यहाँ से आएगा, जो कि इन साइड जो है वो वॉल्यूम के रह जाएगा। तो जो रो बी डी टॉ है वो बेसिकली किसके बराबर होगा, आपके पास सिग्मा बी, जो सिग्मा था बी इंटू डी ए नेगेटिव बी, क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट है ना। तो सिग्मा किसके बराबर था, पी डॉट एन हैट के। तो पी डॉट एन हैट इंटू डी ए जब आप करेंगे तो आपके पास तो आपके पास पी डॉट डी ए के बराबर ही आ जाएगा। और वे आप यहाँ पे आप डाइवर्जेंस थ्योरम यूज़ कर लें, वो इसके बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास रो भी इसके बराबर आ गया। तो उसका मतलब ये है कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, अगर आपके पास यूनिफॉर्म फील्ड है तो फिर आपके पास जो बेसिकली सरफेस चार्ज तो हर हालत में ही होगा ही ना, उसमें नॉन यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म होने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अगर किसी भी मटेरियल के अंदर पोलराइजेशन है तो आपके पास सरफेस पे भी चार्ज अक्यूमुलेट होगा, और अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो जितना चार्ज जो है वो बाउंड चार्ज, जो नेट बाउंड चार्ज जो है वो आपके पास वॉल्यूम के अंदर है, वो इक्वल एंड अपोजिट होगा, जो कि आपके पास सरफेस के ऊपर जो है उसके इक्वल एंड अपोजिट जो है वो बाउंड चार्ज जो है वो वॉल्यूम के अंदर भी होगा। ठीक है। तो जैसे अब आपके पास एग्जांपल 4.3 है, इसके अंदर आपके पास एक यूनिफॉर्म पोलराइज स्फीयर है जैसे एग्जांपल 4.2 में था। तो इसमें आपके पास फॉर एग्जांपल 4.2 के अंदर जो हमारे पास केस था, इसके अंदर भी हमारे पास यूनिफॉर्म पोलराइज स्फीयर था, ठीक है, जिसके लिए हमने पोटेंशियल कैलकुलेट किया था। तो अब हम लोग जो है इसी तरह यहाँ पे यूनिफॉर्म पोलराइज स्फीयर है, और ये आपके पास जो है विच नाइसली इलस्ट्रेट द आइडिया ऑफ अ बाउंड चार्ज। मतलब ये अब आपके पास बाउंड चार्ज का आइडिया किस तरह से एक्सप्लेन कर रहा है कि अब आपके पास ये मटेरियल पोलराइज है, इसमें से स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज इस तरफ है, कुछ नेगेटिव चार्ज जो है वो इस तरफ है। तो व्हाट वी हैव really इज टू स्फीयर ऑफ चार्ज, अ पॉजिटिव स्फीयर एंड अ नेगेटिव स्फीयर। तो अगर आप देखें तो ये आपके पास ऐसे लग रहा है कि दो ओवरलैपिंग स्फीयर हैं, एक ये वाला स्फीयर है और दूसरा जो है वो एक नेगेटिव वाला स्फीयर है। तो जो इनके रीजन एग्जैक्टली एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, समझ लें वहाँ पे जो है वो चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, और जो थोड़े से बाहर निकल गए हैं उन रीजन में चार्जेस बच गए हैं। ठीक है। विदाउट पोलराइजेशन द टू आर सुपर इम्पोज्ड एंड कैंसिल। अगर पोलराइजेशन ना हो तो ये दोनों स्फीयर एक दूसरे के साथ बिल्कुल कम्प्लीटली ओवरलैप कर रहे होते हैं, तो चार्जेस एक दूसरे को टोटली कैंसिल आउट कर रहे होते हैं। लेकिन जब पोलराइजेशन होती है तो जो पॉजिटिव वाला स्फीयर है वो लेट्स सपोज समझें वो थोड़ा सा एक तरफ एंड खिसक जाता है, ये पॉजिटिव वाले स्फीयर का सेंटर है, और ये वाला जो है वो नेगेटिव वाले स्फीयर का सेंटर है। तो जब मटेरियल पोलराइज होता है, ऑल द प्लस चार्ज मूव स्लाइटली अपवर्ड इन द जेड डायरेक्शन एंड ऑल द माइनस चार्ज मूव स्लाइटली डाउनवर्ड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। द टू स्फीयर्स आर नो लॉन्गर overlap perfectly. At the top there is a cap of leftover positive charge and at the bottom a cap of leftover negative charge. एंड दिस लेफ़्ट ओवर चार्ज इज़ प्रिसाइजली द बाउंड सरफेस। तो ये जो लेफ़्ट ओवर चार्ज है बेसिकली ये आपके पास बाउंड सरफेस चार्ज है। जैसे ना बताया कि प्रॉब्लम 2.18 टू कैलकुलेट द फील्ड इन द रीजन ऑफ लेफ्ट बिटवीन टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। 2.18 प्रॉब्लम के अंदर जो है वो हमने फील्ड कैलकुलेट की थी इन द रीजन ऑफ ओवरलैप बिटवीन टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। दो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर जो कि एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, उनके बीच में जो है वो फील्ड फाइंड की थी। तो उसका जो आंसर था वो ये था, मतलब अगर आप किसी भी पॉइंट डी के ऊपर, मतलब क्यू तो जो है वो इज़ द टोटल चार्ज ऑफ द पॉजिटिव स्फीयर, ठीक है, एंड डी इज़ द वेक्टर फ्रॉम द नेगेटिव सेंटर टू द पॉजिटिव। मतलब दो आपके पास यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर्स थे जो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे थे, और नेगेटिव डी जो इज़ अ वेक्टर फ्रॉम द नेगेटिव सेंटर द पॉजिटिव सेंटर। मतलब नेगेटिव स्फीयर का जो सेंटर था उससे पॉजिटिव स्फीयर के सेंटर तक जो वेक्टर था वो डी था, और क्यू जो है वो टोटल चार्ज था ऑन द पॉजिटिव स्फीयर, और आर जो है वो रेडियस ऑफ द स्फीयर था। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड थी उस रीजन के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर, जो आपके पास बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास ये पॉइंट डी के ऊपर आपके पास इन्होंने आपको बताया है कि इन द रीजन ऑफ ओवरलैप बिटवीन टू यूनिफॉर्मली चार्ज पे।
तो यहाँ पे आपके पास जो है वो पोलराइजेशन आपको जैसे नॉर्मल डायपोल मोमेंट है P इज इक्वल टू क्यू डी होता है, और आपके पास पोलराइजेशन कैपिटल P जो होता है वो बराबर होता है डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो स्मॉल p बराबर होगा वॉल्यूम इंटू पोलराइजेशन, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इंटू पोलराइजेशन। तो बेसिकली क्यू डी जो है वो आपके पास इसके बराबर हो जाएगा, और ये आपके पास एक एक्सप्रेशन हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ठीक है। तो मीन फाइल फॉर पॉइंट्स आउटसाइड इट इज़ एज दो ऑल द चार्जेस ऑन ईच स्फीयर। ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड के लिए, क्योंकि हमने इनसाइड के लिए ही कैलकुलेट कर रहे थे। मीनवाइल फॉर पॉइंट आउटसाइड इज दो ऑल द चार्जेस ऑन ईच स्फीयर वर कंसिडरेटेड एट द रिस्पेक्टिव सेंटर। तो अगर आप आउटसाइड किसी पॉइंट के लिए फाइंड करना चाह रहे हैं तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरीके से आपके पास तमाम चार्ज जो स्फीयर के ऊपर है वो सेंटर, उनके सेंटर के ऊपर कंसनट्रेट हो गया है। तो हमें दूर से जो है वो एज अ डायपोल ही लगेगा, और उसका जो पोटेंशियल होगा वही होगा जो डायपोल की वजह से होता है। रिमेंबर दैट दी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ एन एटॉमिक रेडियस, डी जो है ऑब्वियसली एटॉमिक रेडियस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम है। फिगर 4.15 इज़ ग्रॉसली एग्जैजरेटेड, मतलब ऑब्वियसली वो फिगर काफ़ी बड़ी करके बनाई हुई है, तो इसलिए आपको ऐसे लग रही है। दिस आंसर्स एग्री ऑफ कोर्स विद द रिजल्ट ऑफ एग्जांपल 4.2। तो ये आप देखें तो ये वही जो है वो आंसर्स आ रहे हैं जो कि एग्जांपल 4.2 में हमने एक पोलराइज्ड स्फीयर के लिए कैलकुलेट किए थे। तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप 2.18 प्रॉब्लम भी जो चीज़ किसी भी पिछली चीज़ के साथ लिंक हो रही होती है आप उसको लाजमी देख लिया करें। 2.18 को आप लाजमी देख लें। अब हम देख लेते हैं ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो हम डाइलेक्ट्रिक के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं कि अगर हमने फील्ड इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो क्या है। आई हैव बीन स्लोपी बाय डिस्टिंक्शन। जब हम थर्ड चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़े थे तो उसके अंदर अच्छा ओके अब जब हम लोग पढ़ रहे थे बाउंड चार्जेस की थ्योरी के बारे में पढ़ रहे थे तो हम इन्होंने जो है वो राइटर ने कोई ख़ास डिस्टिंग्विश नहीं किया कि हम कौन से डायपोल की बात कर रहे हैं, फिजिकल डायपोल की या प्योर डायपोल की। तो assume to working with the pure dipole India started by equation 4.8 क्योंकि इन्होंने प्योर डायपोल की थ्योरी को ये कॉन्सेप्ट को ही कंसिडर करके किया था। जैसे इन्होंने यहाँ पे 4.8 जब इक्वेशन स्टार्ट की जहाँ से हमने ऑब्वियसली ये मेन टॉपिक स्टार्ट हुआ था डायपोल वाला, तो हमारे पास वो एक प्योर डायपोल का एक कॉन्सेप्ट लेके ही उसी के लिए इक्वेशन लेके यूज़ किया गया था। ये फार्मूला आपके पास प्योर डायपोल के पोटेंशियल के लिए है, लेकिन जो एक्चुअल आपके पास डाइलेक्ट्रिक होता है उसके अंदर फिजिकल डायपोल होते हैं, बहुत टाइनी वन जिन्हें हम कहते हैं, बट इज़ मोर आई प्रिज्यूम टू रिप्रेजेंट डिस्क्रीट मल्टीपल डायपोल continuous density function p. how can I justify this method? फिर उसके बाद इन्होंने एक डायपोल का कॉन्सेप्ट मतलब सिंगल जो प्योर डायपोल है उसके लिए पोटेंशियल को यूज़ करते हुए एंड देन फिर इन्होंने पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट बीच में इंट्रोड्यूस किया। तो बेसिकली अगर आप डाइलेक्ट्रिक से बाहर हैं तो ऑब्वियसली वहाँ तो कोई पोलराइजेशन है नहीं, तो वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हम मॉलिक्यूल से बहुत दूर हैं या हम डिस्टेंस जिसके ऊपर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं पोटेंशियल अगर वो प्लस माइनस चार्जेस के दरमियान में डिस्टेंस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है तो फिर हमारे पास जो डायपोल की वजह से पोटेंशियल है वो डोमिनेट कर जाता है, और जो बहुत डिटेल हैं कि वो सोर्स जो है वो कैसा है वो ब्लर हो जाता है बाय डिस्टेंस। मतलब कहने का मतलब है कि वो इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता। लेकिन इनसाइड द डायपोल तो ऑब्वियसली हम लोग ये तो नहीं कह सकते कि हम डायपोल से बहुत ज़्यादा दूर चल गए हैं। तो फिर हमने जो कुछ पिछले टॉपिक में 4.2.1 के अंदर हमने जो चीज़ें भी मैथमेटिकल रिलेशंस यूज़ किए हैं फिर वो उनके लिए थोड़ा सा हम इनसाइड डाइलेक्ट्रिक के लिए जो है वो थोड़े से हमें उसको सीरियसली देखना पड़ेगा। तो इनफैक्ट व्हेन यू स्टॉप टू थिंक अबाउट इट द डाइलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मैटर मस्ट बी fantastically complicated on the microscopic level. If you happen to be very near an electron, the field is gigantic, whereas a short distance away it may be small or pointed a totally different direction. Moreover, an instant later, as the atom move about, the field will have altered entirely. This true microscopic field would be utterly impossible to calculate, nor would it be of much interest if you could, just as for macroscopic purposes. We regard water as a continuous ignoring its molecular structure, so also we can ignore the microscopic bumps and wrinkles in the electric field inside the matter and concentrate on the microscope. तो पहले तो ये रिस्ट्रिक्शन है कि अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएँ तो वैसे भी चीज़ें बहुत हद तक चेंज हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। This defined as the average field of a region large enough to contain many thousands of atoms so that the uninteresting microscopic fluctuation are smooth over. तो अगर
माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर कोई फ्लक्चुएशंस आ भी रही हैं तो माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर काफ़ी हद तक स्मूथ हो जाती हैं, yet small enough to ensure that we do not wash out any significant large scale variation in the field. In practice this means we must average our regions much smaller than the dimension of the object itself. तो क्योंकि हम लोगों की एवरेज हो रही है ओवर द लार्जर रीजन, तो हम छोटी चीज़ों को इग्नोर भी कर सकते हैं. Ordinarily the microscopic field is what people mean when they speak of the field inside matter. In case the introduction of the microscope sounds suspicious to you, let me point out that you do exactly the same averaging whenever you speak of the density of a material. Okay, it means to show that the macroscopic field is what we actually obtain when we use the matter of section. मतलब जो हमें मिलती है वो हमें macroscopic field मिलती है, इसके अंदर हमने minute details को ignore किया होता है जो हमने section 4.2.1 में किया. The argument is subtle, so hang on. Suppose I want to calculate the macroscopic field at distance r within a dielectric 4.16 figure में जैसे कि I know I must average the true microscopic field over an appropriate volume. So let me draw a small sphere about r of radius, say 1000 times the size of the molecule. The macroscopic field at R then consists of two parts: the field over the sphere due to all the charges inside plus the average due to all the charges inside. ठीक है, तो आपके पास जो field है at a distance R, macroscopic field, the average field over the sphere due to all the charges outside plus the average field due to all the charges inside. ठीक है, तो now you proved in problem 3.141D that the average field over a sphere produced by the charges outside equal to the field they produce at the center. अब ये भी आपको प्रॉब्लम देखना है ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए कि आपके पास जो एवरेज फील्ड ओवर द स्फीयर है वो जो वायर वाले चार्जेस की वजह से है वो बराबर होती है टू द फील्ड प्रोड्यूस बाय द चार्जेस एट द सेंटर. सो द ई आउट इज द फील्ड एट आर ड्यू टू द डायपोल एक्सटीरियर टू द स्फीयर. ऑब्वियसली तो मतलब जो आपके पास इनसाइड है वो आपके पास वही होगी जो आउटसाइड वालों की वजह से. दिस आर फॉर इनफ अवे दैट वी कैन सेफली यूज़ इक्वेशन 4.9 जो कि हमारे पास आउटसाइड के लिए, हमारे आउटसाइड से हमें यही लग रहा है. द डायपोल इनसाइड द स्फीयर आर टू क्लोज टू ट्रीट इन दिस फैशन, बट फॉर्चुनेटली ऑल वी नीड इज़ देयर एवरेज फील्ड एंड दैट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 3.105 इज़. ये आपके पास इक्वेशन है. एंड देन फिर उसके बाद रिगार्डलेस द डिटेल ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द स्फीयर द ओनली डायनामिक कांस्टेंट द टोटल डायपोल मोमेंट जो कि हमारे पास इधर से आ गया. Now by assumption this sphere is small enough that P does not vary significantly over its volume, so the left term left out of the integral in equation 4.17 corresponds to field at the center uniformly per sphere. तो this equation this was this and the microscopic potential is this. मतलब बेसिकली आपको ये सारी जस्टिफिकेशन ये हो रही है कि आपके पास इनसाइड भी आप उसकी माइक्रोस्कोपिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं. उसके लिए आपको माइन्यूट डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. Where the integral run over the entire volume directly, this is of course what we use in section 4.2.1. तो ये वही है जो कि हमने section 4.2.1 में किया था, उसी को justify कर रहे हैं. Without realizing it, we were correctly calculating the average macroscopic field for point inside the dielectric. तो you may have to reread the last couple of paragraph obviously for the argument to sink in. मतलब दोबारा से उसे पढ़ने की ज़रूरत है ताकि आप उन आर्गूमेंट्स को एब्जॉर्व कर सकें. नोटिस दैट इट ऑल रिजॉल्व अराउंड द क्यूरियस फैक्ट दैट द एवरेज फील्ड ओवर एनी स्फीयर ड्यू टू द चार्ज इनसाइड इज द सेम एज द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्मली पोलराइज स्फीयर विद द सेम टोटल डायपोल मोमेंट. तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये क्या है? नोटिस दैट इट ऑल रिजॉल्व अराउंड द क्यूरियस फैक्ट दैट द एवरेज फील्ड ओवर एनी स्फीयर, किसी भी स्फीयर के ऊपर जो एवरेज फील्ड ड्यू टू चार्ज इनसाइड इज द सेम एज द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्मली पोलराइज स्फीयर विद द टोटल डायमंड पी. तो मतलब जो एक पोलराइज स्फीयर यूनिफॉर्मली पोलराइज स्फीयर जिसका डायपोल मोमेंट है, टोटल कोई डायपोल मोमेंट है, उसकी सेंटर में जो आपके पास फील्ड है वही आपके पास जो है वो फील्ड है कि एवरेज अगर हम लें स्फीयर के ऊपर ड्यू टू ऑल चार्जेस इनसाइड. दिस मीन दैट नो मैटर हाउ क्रेजी द एक्चुअल माइक्रोस्कोपिक चार्ज कन्फिगरेशन वी कैन रिप्लेस इट विद अ नाइस स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परफेक्ट डायपोल. मतलब इनसाइड किसी भी तरह की माइक्रोस्कोपिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं एक सिंगल परफेक्ट डायपोल से. इफ ऑल वी वांट इज द माइक्रोस्कोपिक एवरेज फील्ड, अगर हमें एक माइक्रोस्कोपिक एवरेज फील्ड चाहिए. इंसिडेंटली व्हाइल द आर्गुमेंट ostensibly relies on the spherical shape, it chooses to average over. The microscopic field is centrally independent of the geometry of averaging region. तो माइक्रोस्कोपिक फील्ड जो है उस बात पर डिपेंडिंग करती है कि आपके पास जो है उसकी ज्योमेट्रिक है. दिस इज रिफ्लेक्टेड इन द फाइनल आंसर इक्वेशन 4.19. Presumably one could reproduce the same argument for a cube, an ellipsoid or whatever. The calculation might be more difficult but conclusion will be same.
तो बेसिकली ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमने यहाँ पे देखा है। ओके, अब हमारे पास अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट है, 4.3 टॉपिक है, और हमने देखना है कि इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में अब गॉसियस लॉ किस तरीके से मॉडिफाई होगा। सबसे पहले तो हमने ये देख लिया है कि आपके पास जो भी पोलराइजेशन है उसकी वजह से आपके पास बाउंड चार्जेस जो है वो डाइलेक्ट्रिक के ऊपर आ जाते हैं। एक वॉल्यूम बाउंड चार्जेस है जो विद इन द डाइलेक्ट्रिक होता है, और सरफेस बाउंड चार्जेस ऑन द सरफेस। और जो आपके पास फील्ड होता है ड्यू द पोलराइजेशन ऑफ द मटेरियल मीडियम इज़ जस्ट द फील्ड ऑफ दिस बाउंड चार्ज। जो आपके पास पोलराइजेशन ऑफ मीडियम की पोलराइजेशन की वजह से जो फील्ड इंट्रोड्यूस होती है वो बेसिकली ये बाउंड चार्जेस की वजह से होती है। वी कैन नाउ रेडी टू पुट इट ऑल टुगेदर द फील्ड एट्रीब्यूटेबल टू बाउंड चार्जेस प्लस द फील्ड ड्यू टू एवरीथिंग एल्स विच फॉर वांट ऑफ अ बेटर टर्म वी कॉल फ्री चार्ज। मतलब बाउंड चार्जेस के अलावा जितने चार्जेस हैं उनको उन्होंने फ्री कह दिया है। फ्री चार्जेस माइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन अ कंडक्टर और आयन एम्बेडेड इन द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वट एवर एनी चार्ज इन अदर वर्ड दैट इज़ नॉट अ रिजल्ट ऑफ, मतलब पोलराइजेशन की वजह से नहीं, जो किसी और चीज़ की वजह से आपके पास मटेरियल के अंदर चार्जेस हैं उन सबको उन्होंने फ्री में कर दिया। विद इन डाइलेक्ट्रिक इसका मतलब है दो तरह की चार्ज डेंसिटी होगी, एक तो पोलराइजेशन की वजह से होगी और एक उसके बगैर जो किसी उसकी वजह से चार्जेस होते हैं। तो आपके पास आपको पता है जैसे डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट होता है, या एप्सिलॉन नॉट इधर ले आएँ तो डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो, और रो है रो बी प्लस रो एफ। तो आपके पास रो बी माइनस डेल डॉट पी, और ई इज़ द नाउ द टोटल फील्ड नॉट जस्ट दैट पोर्शन जनरेटेड बाय पोल, मतलब सिर्फ पोलराइजेशन की वजह से नहीं, जो ओवरऑल सबकी वजह से। इसको उठा के आप इधर ले आए और यहाँ से आपके पास दो डाइवर्जेंस टर्म को आपने कंबाइन कर लिया, आपके पास रो एफ की वैल्यू आ गई। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर आपके पास टर्म है इसको इन्होंने जो है वो रिप्रेजेंट किया है, डेजिग्नेट किया है लेटर डी, इसको हम इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन के अंदर जब हम डी पुट करेंगे तो डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो ऑफ एफ, और अगर आप इसके ऊपर डाइवर्जेंस थ्योरम लगाएंगे तो डी डॉट डी ए जो है वो आपके पास क्यू एफ इनक्लोज के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये आप क्यू एफ इनक्लोज डिनोट्स दी total free charge enclosed in the volume. This is a particularly useful way to express Gauss's law in the concept of dielectric because it makes reference only to free charges, and free charges just is the stuff we control. Bound charges comes along for the right. When we put the free charge in place, a certain polarization automatically ensues by the mechanism of section 4.9. The produces a bound charge. In typical of however we know rho f, but we do not initially rho b. The typical problem, however, is this. Let us go right to work with the information in hand. In particular, whenever the requisite symmetry is present, we can immediately calculate by the second. Okay, हम अप्लाई करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास एक लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म दी चार्ज वायर है जिसके ऊपर लैम्डा है, और उसके अलावा ये कि सराउंडेड बाय रबर इंसुलेशन, उसके बाहर एक रबर इंसुलेशन है, और हमने इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है। तो ऑब्वियसली हमारे पास जैसे हमने देखा इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट जो है वो एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी है, मतलब पोलराइजेशन उसमें आ रही है। अगर पोलराइजेशन नहीं है तो फिर डी तो सिंपल एप्सिलॉन नॉट ई हो जाएगा। तो आपके पास जो है ये एक सिलेंडर की फॉर्म में है, बाहर इंसुलेशन और अंदर जो है वो आपके पास एक स्ट्रेट जो है वो वायर है जिसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और बाहर सिलेंडर की फॉर्म में इसके ऊपर कुछ इंसुलेशन है, ठीक है, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कह देंगे। तो अब आपके पास क्या है कि इसके अंदर आपने इनसाइड जो है ना, इस रबर इंसुलेशन के इनसाइड आपने एक सिलेंड्रिकल शेप में गॉसियन सरफेस देख ली जिसकी लेंथ एल थी और जिसका डिस्टेंस फ्रॉम द वायर जो है वो सेंटर से वो एस है। तो आपके पास जो है वो ये वाला अगर आप इक्वेशन यूज़ करें तो डी डॉट डी ए जो है वो एरिया है, एरिया जो है वो इसका सिंपल आपके पास क्या हो जाएगा 2πSL, और जो फ्री चार्ज है वो आपके पास जो इस वायर के ऊपर चार्ज है लैम्डा वो बेसिकली फ्री चार्ज है, ठीक है। तो वो आपके पास जो है वो लैम्डा तो है वो जो है वो लाइन चार्ज डेंसिटी है। तो ऑब्वियसली आपके पास अगर चार्ज फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ तो आपने चार्ज पुट करना है, तो लैम्डा को एल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी। और आपके पास जैसे मैं पहले बताया कि ये जो फार्मूला है वो विद इन द इंसुलेशन और आउटसाइड दोनों के लिए होता है, लेकिन जब आप आउटसाइड की बात करते हैं तो पोलराइजेशन ज़ीरो होती है और इनसाइड पे आपके पास पोलराइजेशन नॉन ज़ीरो होती है। तो आउटसाइड के लिए ऑब्वियसली आपके पास डी की वैल्यू सिंपल एप्सिलॉन नॉट ई के बराबर हो जाएगी, तो वहाँ से आपने ई की वैल्यू निकाली फॉर एस ग्रेटर देन दे, मतलब ए जो है वो इंसुलेशन थी, उसका रेडियस था, तो ए से बाहर के लिए अगर आप करेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बराबर आएगी। इनसाइड जो है वो अगर हमें पोलराइजेशन पता होगी तो हम इनसाइड डी कैलकुलेट कर लेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कर लेंगे। It may have appeared to you that I left out the surface bound charges in driving equation 4.22.
मतलब ओबियसली हमने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटीज़ को ही यूज़ किया है, सरफेस चार्ज डेंसिटीज़ को जो है वो यूज़ किया है। वी कैन नॉट अप्लाई गॉसियस लॉ प्रिसाइजली एट द सरफेस ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक फॉर हेयर रो बी ब्लोज अप taking the advantages of E with it. But everywhere else the logic is sound, and in fact if we picture the edge of a dielectric as having some finite thickness within which the polarization tapers off to zero, probably more realistic model, than an abrupt cutoff away, then there is no surface bound charge. Rho b varies rapidly but smoothly within the skin, and Gauss law can be safely applied everywhere at any rate. The integral form 4.23 is free from this defect. ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि आपके पास बेसिकली हम गॉसियस लॉ को एट द सरफेस ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक को प्रिसाइजली अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे रो भी जो है उसकी वैल्यू ब्लो अप कर रही है, टेकिंग द डाइवर्जेंस ऑफ ई विद इट, बट वे हेयर ब्लो अप टेकिंग डाइवर्जेंस ऑफ ई विद इट। जब हम रो बी के साथ ई की डाइवर्जेंस लेते हैं तो ऑब्वियसली वो ब्लो अप कर रहे हैं, बट एवरीवेयर एल्स द लॉजिक इज साउंड। इन मतलब इसके लिए सरफेस के अलावा हम इसको इफ़ यू पिक्चर द एज ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, अगर हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक एज एंड एज हैविंग सम फाइनाइट थिकनेस, हम ये सपोज कर लें कि उसकी कुछ थिकनेस है विद इन विच द पोलराइजेशन टेपर्स ऑफ टू ज़ीरो, और वहाँ पे पोलराइजेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ीरो हो रही है। और ऑब्वियसली कह रहे हैं काफ़ी रियलिस्टिक मॉडल है, बजाय ये कि हम फ़ौरन ही उसे कट ऑफ कर दें कि नहीं जो है ना एंड पे आके बिल्कुल पोलराइजेशन ज़ीरो है। तो देन देर इज़ नो सरफेस बाउंड चार्ज, फिर हमारे पास कोई सरफेस बाउंड चार्ज नहीं होगा। और एंड रो बी वेरीज रैपिडली बट स्मूथली विद इन दिस स्किन, वो जो थिकनेस जो आपने लिया है उसके अंदर जो है वो रो बी जो है वो स्मूथली वेरी करेगा, और फिर आप गॉसियस लॉ को हर जगह परफेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो आपके पास 4.23 इक्वेशन है वैसे उसके अंदर ये डिफेक्ट नहीं है, मतलब वो कहीं भी अप्लाई आपके पास हो सकती है। अब ये वाले प्रॉब्लम्स आगे इसको सॉल्व करें तो ताकि आपको ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब हम लोग डिसेप्टिव मटेरियल पैरेलल देख लेते हैं। डिसेप्टिव पैरेलल क्या है? इक्वेशन 4.22, ये वाली जो इक्वेशन है, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो ऑफ एफ, जस्ट लाइक गॉसियस लॉ, जैसे आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो, ओनली टोटल चार्ज डेंसिटी रो इज रिप्लेस बाय रो एफ, वहाँ पे आपके पास रो होता है, यहाँ पे रफ रो ऑफ है, डी जो है उसकी जगह एप्सिलॉन ई हो गया। फॉर दिस रीजन यू मे बी टेम्प्टेड टू इंक्लूड दैट डी इज जस्ट लाइक ई अपार्ट फ्रॉम एप्सिलॉन और एक्सेप्ट दैट इट्स सोर्स इज रो एफ इंस्टेड ऑफ रो। टू सॉल्व प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग dialectric you just forget all about the bound charge, calculate the field as you ordinarily would, only call the answer D instead of E। मतलब आपने जो फील्ड कैलकुलेट करनी है डायलैक्ट्रिक की, तो आप सारे बाउंड चार्जेस को थोड़ी देर के भूल जाए, आप डी कैलकुलेट करें जैसे आप नॉर्मल मटेरियल के लिए ई कैलकुलेट करते हैं, तो इसी तरह आप जो है वो डी कैलकुलेट करें। And this result is deductive but the conclusion is false. In particular there is no Coulomb's law for D। मतलब वैसे ये देख के तो अच्छा लग रहा है सुन के, लेकिन अगर ऐसा जो है वो नहीं है, क्योंकि जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बाय यूजिंग कूलम्स लॉ यूज़ करके आप लगाते हैं, इस तरीके से आप डी को कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि डी के लिए कोई कूलम लॉ नहीं है। तो जो अगर हम देखना चाहें ई और डी के दरमियान में क्या चीज़ें हैं जो पैरेलल है फॉर द डाइवर्जेंस अलोन, इस मतलब अगर हम सिर्फ डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो एफ है या फिर डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो है अगर एप्सिलॉन आउट है, उससे हम ये चीज़ कंक्लूड नहीं कर सकते। फॉर द डाइवर्जेंस अलोन इज इनसफिशिएंट टू डिटरमिन अ वेक्टर फील्ड, यू नीड टू नो द कर्ल एज वेल। तो मतलब सिर्फ डाइवर्जेंस काफ़ी नहीं है, हमें कर्ल भी कैलकुलेट करना है। वन टेंड टू फॉरगेट दिस इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बिकॉज द कर्ल ऑफ ई, वहाँ पे हमें ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती थी क्योंकि कर्ल ऑफ ई जो है वो आपके पास ज़ीरो हो जाता है था, लेकिन कर्ल ऑफ डी जो है वो हमेशा ज़ीरो नहीं होता, तो आपके पास इस तरीके से आ जाता है। एंड देयर इज़ नो रीज़न जनरल टू सपोज दैट कर्ल ऑफ पी वैनिश, मतलब आप, और ये कोई हमारे पास रीज़न नहीं है कि हम ये सपोज कर लें कि कर्ल ऑफ पी जो है ज़ीरो है। समटाइम्स वो ज़ीरो हो जाता है, जैसे इन एग्जांपल 4.4 एंड प्रॉब्लम 4.15 का रेफरेंस दिया है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। तो आपके पास द बार इलेक्ट्रेड ऑफ प्रॉब्लम 4.1 इज अ केस इन पॉइंट हेयर देयर इज़ नो फ्री चार्ज एनीवेयर, सो इफ़ यू रियली बिलीव दैट द ओनली सोर्स ऑफ डी इज रो एफ, यू विल फोर्स टू कंक्लूड दैट डी इज इक्वल टू जीरो एवरीवेयर, हैंस दैट ई इज इक्वल टू दिस इनसाइड। देखें जैसे उन्होंने 4.11 प्रॉब्लम का रेफरेंस दिया है कि वहाँ पे कोई फ्री चार्ज नहीं था, तो अगर आप ये कह रहे हैं कि फ्री चार्ज नहीं है वहाँ पे कहीं भी, तो फिर आपके पास डी जो है वो, क्योंकि वो तो उसका सोर्स तो रो एफ है, तो फिर इसका मतलब ये है कि डी को ज़ीरो होना चाहिए और ई को जो है वो इनसाइड इसके बराबर होना चाहिए, और फिर आउटसाइड जो है वो तो ज़ीरो हो जाना चाहिए, क्योंकि डी ज़ीरो है तो ऑब्वियसली डी एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी के बराबर है।
तो फिर पी तो आउटसाइड ज़ीरो होता है, तो ई भी ज़ीरो हो जाएगा, जो कि रॉन्ग है. I leave it for you find the place where differences not exist in this problem. Because divergence curl of D is not equal to 0. Moreover, D cannot be expressed as the gradient of scalar जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है. There is no potential for D. तो एडवाइस क्या है, when you are asked to compute the electric displacement, first look for symmetry. पहले आप symmetry देखें. If the problem exhibits spherical, cylindrical, plane symmetry, then you can get D directly for 4.23. तो फिर आप 4.2 से 23 से डायरेक्टली जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको कोई सिमेट्री नज़र आ रही है अपनी प्रॉब्लम के अंदर. जैसे आप गॉर्जियस लॉ मेथड यूज़ करते हैं. एविडेंटली इन सच केस इज ऑटोमेटिकली 0% सिमेट्री अलोन डिक्टेट्स द आंसर. यू आर नॉट रियली ऑब्लिग टू वरी अबाउट द कर्व. तो क्योंकि इस केस में आपके पास जो है वो डाइवर्जेंस ऑफ पी जो है वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाता है. सिंस द सिमेट्री अलोन डिक्टेट्स द आंसर, क्योंकि सिमेट्री ही काफ़ी है आपको आंसर देने के लिए, तो इसलिए आपको कर्ल के बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर एक सिमेट्री ना हो तो आपको फिर किसी और अप्रोच को देखना पड़ता है. और आपको आप ये नहीं, एंड यू मस्ट नॉट अज्यूम दैट इज़ डी इज़ डिटरमिन एक्सक्लूसिवली बाय द फ्री चार्ज. और आप ये भी अज्यूम ना करें कि डी को फाइंड करने के लिए सिर्फ आपको फ्री चार्ज की ही ज़रूरत है. तो बाउंड्री कंडीशंस अब आपके पास आ जाती हैं डी के लिए. तो आपके पास तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशन है ऑफ सेक्शन 2.3.5. तो आप वो पीछे जाके 2.3.5 सेक्शन को देख के वहाँ से जिस तरीके से हमने बाउंड्री कंडीशन पाई थी उसमें हम बस ई की जगह डी कर देंगे. इनफैक्ट एप्सिलॉन नॉट ई की जगह डी कर देंगे. और इसमें भी हमारे पास यही है कि क्वेश्चन हमें ये बता रहा है कि आपके पास जो है जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है डी का, वहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आती है सरफेस पे. पैरेलल कंपोनेंट जो है वो उसमें ऐसा नहीं होता. मतलब पैरेलल कंपोनेंट में बेसिकली ऐसा होता है कि डी पैरेलल माइनस डी पैरेलल बिलो इज इक्वल टू पी पैरेलल माइनस पी पैरेलल बिलो. अगर आपके पास डाइलेक्ट्रिक है, दीज आर समटाइम्स मोर यूज द करस्पॉन्डिंग बाउंड्री कंडीशन, तो आप इसको यूँ भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास लीनियर डाइलेक्ट्रिक. तो लीनियर डाइलेक्ट्रिक में आपके पास तीन चीज़ें डिफाइन की हैं: ससेप्टिबिलिटी, परमिटिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. In section 4.2 and 4.3 we did not commit ourselves as to the cause of P. We dealt only with the fact of polarization. 4.2 and 4.3 में हमने सिर्फ ये देखा था कि पोलराइजेशन से क्या क्या होता है. तो पहले हमने जो 4.1 सेक्शन किया था उसमें हमने ये देखा था कि पोलराइजेशन जो है वो डाइलेक्ट्रिक के अंदर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है जो कि लाइन अप कर देती है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर डायपोल्स को. तो फिर हमने ये देखा था कि जो पोलराइजेशन है वो आपके पास प्रोपोर्शनल है टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्रोपोर्शनल अगर ई जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है. तो आपके पास फिर ये कांस्टेंट्स हैं दो, जिसमें ये सारे ई जो है ना ये आपके पास इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है मीडियम की, और ये जो है इन्होंने एप्सिलॉन नॉट का सेक्टर लगाया है, ये इसमें इस हैज़ बीन एक्सपेक्टेड टू मेक साइज डायमेंशनलेस. तो आपके पास जो वैल्यू है ई की डिपेंड करती है ऑन द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंस इन क्वेश्चन एंड आल्सो एन एक्सटर्नल कंडीशन सच एज टेम्परेचर. आई शैल कॉल मटेरियल्स दैट ओबे फॉर जो 4.30 इक्वेशन को ओबे करते हैं मटेरियल को लीनियर डाइलेक्ट्रिक कहते हैं. तो in modern optical application, especially non-linear material, have become increasingly important. For these, there is a second term in the formula for P as a function of E, typically a cubic one. In general, equation for Python can be regarded as the first non-zero term in the Taylor expression of P in power of E. So, आपके पास note that E in equation for Python is the total field. It may be due in part of the free charges and part to the polarization itself. If, for instance, we put a piece of diagram into an external field, we cannot compute P directly from the 4.30. The external field will polarize the material and this polarization will produce its own field. ठीक है, when which then contribute to the total field and this in turn modifies the polarization. मतलब एक तो एक्सटर्नल फील्ड की वजह से पोलराइजेशन है, फिर इंटरनली जब पोलराइजेशन होगी तो उसकी वजह से एक फील्ड होगी, फिर आपके पास टोटल फील्ड के दोनों की वजह से हो जाएगी एंड देन पोलराइजेशन भी मॉडिफाई होगी. विच ब्रेकिंग आउट ऑफ दिस इनफाइनाइट रेग्रेस इज़ नॉट ऑलवेज ईजी. यू विल सी सम एग्जाम्पल्स इन अ मोमेंट. The simplest approach is to begin with a displacement, at least in those cases where D can be reduced directly from the free charge
डिस्ट्रीब्यूशन। इन लीनियर मीडियम हमारे पास डी जो है वो इसके बराबर है, पी की वैल्यू हमने, ये तो खैर हमारे पास है ही, पी की वैल्यू हमने पुट कर ली। एंड देन फिर आपके पास ये वाला जो रिलेशन है इसको एप्सिलॉन के बराबर ले लिया। एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मटेरियल है इन वैक्यूम, वहाँ पे अगर आपके पास कोई मटेरियल नहीं है टू पोलराइज, तो आपके पास ससेप्टिबिलिटी जो है वो आपके पास ये चीज़ ज़ीरो हो जाती है और परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाती है। और जो एप्सिलॉन नॉट है उसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। I dislike the term for it suggests that the vacuum is just a special kind of linear dielectric. In fact, the probability happen to be the value of this. तो हम कह सकते हैं वैक्यूम बेस एक डायलैक्ट्रिक है जिसकी डायलैक्ट्रिक जो है स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर डायलैक्ट्रिक है जिसकी परमिटिविटी इसके बराबर है। और अगर हम एप्सिलॉन को इधर ले जाएं तो ये एक और डायमेंशन लेस क्वांटिटी आ जाती है जिसको रिलेटिव परमिटिविटी या डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल कहते हैं। Dielectric constant for some common substance listed in table 4.2. Of course, that permittivity and dielectric constant do not convey any information that was not already available in the susceptibility. Physics of खैर अब ये कुछ मटेरियल्स के बारे में बताया गया। ओके, ये जो आप एग्जांपल अब हम देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल एक मेटल स्फीयर है जिसका रेडियस है वो ए है और उसके अंदर पर कैरी चार्ज क्यू है और इट इज़ सराउंडेड बाय टू रेडियस वी बाय लीनियर डायलैक्ट्रिक मटेरियल परमिटिविटी एप्सिलॉन। फाइंड पोटेंशियल एट द सेंटर रिलेटिव टू द इन्फिनिटी। सबसे पहले हमें ई कैलकुलेट करना चाहिए। ई के लिए हमें जो है वो बाउंड चार्ज लोकेट करना है। बाउंड चार्ज जो है उसके लिए पोलराइजेशन, तो पोलराइजेशन हमें नहीं जब तक पता होगी तब तक हम पोलराइजेशन हमें तब तक नहीं पता चलेगी जब तक हमें ई नहीं पता चलेगा। तो एक पूरा साइकिल है। बट लेकिन हमें फ्री चार्ज का पता है क्यों, तो और हमारी प्रॉब्लम भी सिमेट्रिकल है जैसे मैंने पहले डिस्कस किया। तो हम डी कैलकुलेट कर लेते हैं बाय सिमेट्री, ठीक है। तो आपके पास स्फेरिकल सिमेट्री से आपने डी डॉट डी इज इक्वल टू क्यू एफ इनक्लोज से हमने यहाँ से डी कैलकुलेट कर लिया फॉर आर ग्रेटर देन ए के लिए, मतलब इस मीडियम के अंदर, ठीक है। डी कैलकुलेट कर लिया। इनसाइड द मेटल ऑफ कोर्स मेटल के अंदर ई भी ज़ीरो है, पी भी ज़ीरो है, डी भी ज़ीरो हो जाएगा। तो आपके पास ई की जो वैल्यू है वो इस रीजन के अंदर और इससे बाहर के लिए हमने कैलकुलेट कर ली, जो कि हमारे पास इसके बराबर है, ठीक है। तो बेसिकली आपसे जो है ना ए लेस देन आर और आर से इस रीजन में जो आपके पास फील्ड है वही आपके पास आउटसाइड भी होगी, ठीक है। लेकिन सिर्फ फ़र्क ये होगा एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का। मटेरियल के अंदर एप्सिलॉन आएगा, मटेरियल के आउटसाइड जो है वो एप्सिलॉन नॉट आएगा क्योंकि वहाँ पे पोलराइजेशन ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो आपने पोटेंशियल एट द सेंटर कैलकुलेट करना है, तो आपने उसी तरह उनको स्टेप्स में डिवाइड करना है, इन्फिनिटी से बी, बी से ए और ए से ज़ीरो, एंड देन फिर आपने उनकी वैल्यूज़ को पुट कर लेना है। तो यहाँ से आपके पास पोटेंशियल आ जाएगा। हमने सिंपल सिमेट्री और फ्री चार्ज से ये कैलकुलेट कर लिया। तो एज ए टर्न आउट इट वाज नॉट नेसेसरी फॉर अस टू कैलकुलेट पोलराइजेशन और द बाउंड चार्ज, मतलब हमें पोलराइजेशन और बाउंड चार्जेस के बारे में नहीं पता था, तब भी हमने ये कैलकुलेट कर लिया है। और फिर अब यहाँ से आप पोलराइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने ई की वैल्यू को पुट कर दिया, तो यहाँ पे मटेरियल इनसाइड पोलराइजेशन आ जाएगी। फिर अब देखिए इस पोलराइजेशन को यूज़ करके आप रो बी, अब यहाँ पे अपने जब रो बी कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि वो ज़ीरो आएगा, ठीक है, जैसे हमने पीछे वाले केस में देखा था, ठीक है। तो कुछ जगहों पे वो ज़ीरो हो जाता है और कुछ जगहों पे वो ज़ीरो नहीं होता, ठीक है। एंड देन फिर आपने सिग्मा बी एट द आउटर सरफेस एंड एट द इनर सरफेस, मतलब आपके पास इस जगह पे और इस जगह पे जो है वो कैसे सिग्मा बी है वो आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। नोटिस दैट द सरफेस बाउंड चार्ज एट ए इज़ नेगेटिव क्योंकि एन जो है वो आउटवर्ड है with respect to the dielectric, which is plus r hat at p and minus r hat at a, ठीक है। तो इनसाइड वाला जो मटेरियल है उसके लिए आपके पास क्या डायरेक्शन है और जो बाहर वाला है उसके लिए आपके पास ठीक है। तो आपके पास इनसाइड माइनस आर हैट की डायरेक्शन में है फॉर इनसाइड वाली और प्लस आर हैट की डायरेक्शन में आउटसाइड। दिस इज नेचुरल सिंस द चार्ज ऑन द मेटल स्फीयर अट्रैक्ट्स इट्स ऑपोजिट इन ऑल द डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल it is this layer of negative charge that reduces the field within the dielectric from this to this, ठीक है। तो ये जो लेयर ऑफ नेगेटिव चार्ज है ये इसने फील्ड रिड्यूस कर दी इन द डाइलेक्ट्रिक, वैसे ये आउटसाइड थी और ये इनसाइड होगी। इन दिस रिस्पेक्ट अ डाइलेक्ट्रिक इज रादर लाइक एन इम्परफेक्ट कंडक्टर और अ कंडक्टिंग शेल। द इंड्यूस सरफेस
charge would be such as to cancel the field of Q completely in the region this. तो मतलब ये कि आपके पास यहाँ से ये जो कंक्लूजन पे पहुँचना चाह रहे हैं वो ये है कि ये आपके पास एक इम्परफेक्ट कंडक्टर की तरह डाइलेक्ट्रिक बिहेव करता है ऑन अ कंडक्टिंग शेल, जो आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक का जो शेल बना हुआ है, द इंड्यूस सरफेस चार्ज, जो आपके पास वैसे नॉर्मली कंडक्टिंग शेल के अंदर क्या होता है कि जो इंड्यूस सरफेस चार्ज होता है वुड बी वो इस तरीके से होता है टू कैंसिल द फील्ड ऑफ क्यू कम्प्लीटली इन द रीजन दिस। मतलब अगर आपके पास एक शेल है जिसकी थिकनेस ए से बी तक है, तो उस रीजन के अंदर जो है ना जो फील्ड है उसको कैंसिल करने के लिए एक ऑपोजिट चार्ज सरफेस के ऊपर इंड्यूस होता है ताकि इनसाइड जो है वो फील्ड को कैंसिल किया जाए। लेकिन एक डाइलेक्ट्रिक भी इसी तरह का कुछ, जैसे हमने पढ़ा, डाइलेक्ट्रिक भी ऐसा ही कुछ करने की कोशिश करता है लेकिन वैसा नहीं कर पाता जैसे कंडक्टर में। तो एग्जैक्टली उतना ही चार्ज इंड्यूस हो जाता है जो कि सरफेस के अंदर की अंदर मटेरियल के अंदर की जो फील्ड है उसको कैंसिल आउट कर सके, लेकिन डाइलेक्ट्रिक के अंदर ऐसा नहीं है, पार्शली कैंसिलेशन हो जाती है, इसलिए हम इसे इम्परफेक्ट कंडक्टर की करेंगे। दिस लेयर ऑफ नेगेटिव चार्ज रिड्यूस द फील्ड विद इन द, मतलब इस तरीक़ा का ऑपोजिट चार्ज वो इंड्यूस करता है सरफेस के ऊपर कि वो जो फील्ड है उसको वो रिड्यूस कर सके, उस फील्ड को जो है उसके इफेक्ट को वो कम कर सके। ठीक है, तो वो फील्ड किसकी वजह से थी, इस वाले जो स्फेरिकल चार्ज है इसकी वजह से। अब हम यहाँ से एक और चीज़ कर रहे हैं, वो ये है कि आपके पास जो माइट सपोज द लीनियर डाइलेक्ट्रिक वुड एक्सप्रेस द इफेक्ट इन द पैरेलल बिटवीन ई एंड डी, जो सपोज द लीनियर डाइलेक्ट्रिक वुड एस्केप द इफेक्ट इन द पैरेलल बिटवीन, मतलब जो हम लोग ई और डी के दरम्यान में सिमिलैरिटी करने की कोशिश कर रहे थे, तो अगर हम लोग लीनियर डाइलेक्ट्रिक का केस कंसीडर करते हैं तो वो जो सिमिलैरिटी नहीं आ रही थी इन दोनों के दरम्यान में, जो कि वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, डिफरेंस ख़त्म होना शुरू हो जाता है अगर हम लीनियर डायरेक्शन को कंसीडर करें, क्योंकि पी और डी दोनों जो है वो प्रोपोर्शनल है ई के। डज इट नॉट फॉलो दैट देयर कर्ल लाइक ई मस्ट वैनिश? अनफॉर्चुनेटली इट डज नॉट फॉर द लाइन इंटीग्रल ऑफ पी अराउंड अ क्लोज पाथ। अगर आप पी का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करें अराउंड अ क्लोज पाथ दैट स्ट्रेडल द बाउंड्री बिटवीन एनी टाइप ऑफ मटेरियल एंड अदर नीड नॉट बी जीरो इवन दो द इंटीग्रल ऑफ ई अराउंड अ क्लोज लूप मस्ट बी जीरो। मतलब मिसाल के तौर पे आपके पास यहाँ पे आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक की बाउंड्री है, यहाँ पे इधर डाइलेक्ट्रिक है, बाय वैक्यूम है, और आप एक लाइन चार्ज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, लाइन इंटीग्रल पी का अराउंड द क्लोज पाथ कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो अनदर नीड, मतलब एक साइड पे सपोज यहाँ पे पोलराइजेशन जीरो है लेकिन यहाँ पे आपके पास जीरो नहीं है, जबकि ई का अगर आप इंटीग्रल कैलकुलेट करें अलोंग द क्लोज पाथ उसको जीरो होना चाहिए। द रीज़न दैट प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर एप्सिलॉन नॉट का इज़ द डिफरेंट ऑन बोथ साइड। ठीक है, फॉर इंस्टेंट एट द सरफेस between a polarized dielectric and vacuum figure momentum P is 0 on one side but not on the other. Around this loop P dot dl is not is equal to 0, hence by Stokes theorem the curl of P cannot vanish everywhere within the loop, in fact it is infinite at the boundary. Of course if the space entirely fit the homogeneous linear dielectric, homogeneous mean is one whose properties in this case the susceptibility do not vary with position, उसको homogeneous material कहते हैं। then this objection is void in this rather special circumstances। आपके पास अगर आपके पास homogeneous linear dielectric medium हो तो फिर उस केस में आपके पास divergence of D तो rho f है ही है, लेकिन curl of D जो है जीरो हो जाता है। so D can be found from the free charge just as though the dielectric were not there। तो आपके पास E vacuum से field same free charge distribution would produce in the absence of any dielectric। तो फिर आपके पास इक्वेशन 4.32 एंड 4.34 जो है ये वाली, ठीक है, तो 32 एंड 34 को यूज़ करके आपके पास यहाँ से ये चीज़ आ गई। ठीक है, तो कंक्लूजन ये है कि व्हेन ऑल द स्पेस इज फिल्ड विद द होमोजेनियस लीनियर डाइलेक्ट्रिक द फील्ड एवरीवेयर इज सिंपली रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 1 ओवर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक्चुअली इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर dielectric to fill all space. The region where the field is zero anyway, it can hardly matter whether dielectric is present or not since there is no polarization in any event। अभी मैं यहाँ तक इसे कंक्लूड कर लेती हूँ एंड देन बल्कि नहीं ये वाला भी कर लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल इफ फ्री चार्ज, अगर आपके पास कोई फ्री चार्ज है जो आप किसी लार्ज डाइलेक्ट्रिक में डाल दें, इट द फील्ड इट प्रोड्यूसेस दिस एंड दैट्स एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन नॉट
देख रहे हैं आप, ठीक है। एंड द फोर्स इज एक्सर्ट और नियर बाई चार्जेस रिड्यूस अकॉर्डिंगली, बट इट्स नॉट दैट देर इज एनीथिंग रॉन्ग विद कूलम्स लॉ, रादर द पोलराइजेशन ऑफ बीना पार्शली शील्ड द चार्ज बाय सराउंडिंग विदाउट चार्ज। इसमें हम मज़ीद डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि अभी क्या है। अभी हम इसको यहाँ पे वाइंड अप करें।